10 के दमदार ट्रेड्स में बीरोर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ राजेश सातपुते और प्रकाश गावा पिछले शो से बने हुए हैं। सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन और निर्मल बैंक के विकास सालुंखे भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह से, और टेक्निकल्स और बातचीत होगी एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवी से। साथ ही नूपुर से जानेंगे आज के Q1 अपडेट्स के बाद कौन से स्टॉक्स बने आज के हीरो और ज़ीरो। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। निफ्टी फिर डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 24,474 पर, आज का लो 24,423, आज का हाई 24,488। एक 50 पॉइंट की 60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रहा है, बिल्कुल एकदम बहुत ही नैरो रेंज, टिपिकल एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ी बड़ी है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वहाँ भी उतनी रेंज होगी, मोर और लेस 58,320 से 58,581 के करीब की रेंज रही है यहाँ पर। मिड कैप्स में आज दबाव है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे है और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब है। अभी का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है इन्फोएज नौकरी। इस पर हमने एक ट्रेड भी ली थी, लेकिन जैसे ही उसके अपडेट्स आए उसके बाद उसमें पंख लगे और अब करीब 3%, इनफैक्ट कुछ देर पहले 4% ऊपर था। जुबिलेंट फूडवर्क भागा अच्छा खासा 4% ऊपर, टाइटन 3.25% ऊपर, इन्फोएज, स्विगी, SBI लाइफ, इन्फोसिस, PG इलेक्ट्रोप्लास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी है। आज का एक्सीडेंट ट्रेंड 11.5% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स करीब 0.8% नीचे, BSE 4% नीचे, जी वर्नोवा TND 3.5%, MCX, सोलार इंडस्ट्रीज, CG पावर, BHEL, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और आज ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा फिसला है वरुण बेवरेजेस, एक बार उसे भी रखिएगा स्क्रीन पर। 2% नीचे वरुण बेवरेजेस इस समय डे लो पर कारोबार करता हुआ। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बात की छोटी सी समरी। अब आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें इस वक्त का एक पैनल आएगा। पैनल में हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश सातपुते जी, प्रकाश गावा जी होंगे और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नीलेश जैन और विकास सालुंखे जी। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। नीलेश, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है, खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड है MCX, जहां पर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक्सचेंज काउंटर्स दोनों BSE और MCX दोनों में ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले MCX में यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी, जहां पर डाउन साइड में हम 2570 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2570 के टारगेट के लिए MCX के फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह होगी। 2685 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा, 2685 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं यहाँ पर जो खरीदारी वाला काउंटर है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इनफैक्ट सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों का ही सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क के अंदर एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, 50 DMA के ऊपर काउंटर निकल चुका है, तो इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे यहाँ पर 2350 तक के टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर, और 2255 का स्टॉप लॉस होगा एंड 2350 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, 2 नीलेश जी की कॉल हो गई यहाँ पर। ग्लेनमार्क फार्मा अगर आप देखें अच्छा करता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पर। विकास, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड रहेंगे। पहले तो टाटा टेक मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 738 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 760 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है, 726 का स्टॉप लॉस लगाना है। डेली चार्ट पे भी एक स्ट्रांग इंडिकेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है, 50 DMA का एक स्ट्रांग सपोर्ट लास्ट 4 दिन पहले लेते हुए देखने मिल रहा है, तो ये स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा रहेगा AU बैंक, जहाँ पे एक अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहे हैं। 1120 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। एक अच्छा अपसाइड का रुझान यहाँ पे देखने मिलेगा। नीचे में 1050 का इम्पोर्टेंट में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 1050 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1120 के टारगेट। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1072 भी अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा। मीनवाइल निफ्टी 24,484 डे हाई के पैच को हिट करता हुआ। निफ्टी बैंक बट IT जो है ना वो सुपर एग्रेसिव होता हुआ 550 के ऊपर निफ्टी IT वो रिक्वायर पुश जनरेट करता हुआ। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र जी, देखिए, पहला ट्रेड होगा भारती एयरटेल के ऊपर। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है भारती का, तो जो टारगेट होगा वो रहेगा 1960 1980 का, स्टॉप लॉस होगा 1910 का। जो सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा SBI लाइफ। अब इसका चार्ट देखिए, मुझे लगता है ये रिवर्सल वाला, कंप्लीट रिवर्सल वाला ट्रेड होगा।
यहाँ से कम मुझे लगता है 1870 से 1880 तक का स्विंग मिलेगा, थोड़ा भागा हुआ है। 1820 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ इस बेल है। इफ ये हो गई राजेश जी की ट्रेड्स। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? मैं शॉर्ट जाऊंगा दोनों में। एक स्टॉक है BHEL, यहाँ पर वीकनेस काफी अपेरेंट है, ट्रेड कर रहा है 379 पर, स्टॉप लगाएंगे 385 पर, करीब 6 रुपए का टारगेट होगा 370, लेकिन जो रिसेंट लो है 368 वो भी टेस्ट कर सकता है, तो उसके पहले बुक प्रॉफिट BHEL। दूसरा है DLF, यहाँ पर वीकनेस नहीं है, मोर ऑफ एन एग्जॉर्शन है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया है, रिएक्टिव बुक, ट्रेड कर रहा है 665 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 670 का, 5 रुपए का स्टॉप है, डाउन साइड टू करीब 656 पॉसिबल है DLF। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा के लिए कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह मौजूद हैं। और नीलेश भाई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब वो आवाज़ पर आए हैं तब तक मार्केट में अच्छी तेज़ी हुई है। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। और वैसे मार्केट इस बार तो अपने आप एक अच्छे खासे मोमेंटम में है और समीकरण भी मार्केट के फेवर में बैठ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो जो मार्च में डिक्लाइन आई थी, वो जो कच्चा तेल में उबाल आया था, अब मार्केट उसको एक बुरा सपना समझकर भूलने की तैयारी कर रहा है और एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है? अनुज भाई, मेरे आने से अगर मार्केट ऊपर जाता तो मैं CNBC आवाज पे रोज आऊंगा, बट आपको भी पता और मुझे भी पता है ऐसा सच नहीं है। दूसरी चीज, जो ऑयल के दाम में उम्मीद थी कि $80-90 के आसपास सेटल होगा, वह बड़ी तेजी से $60-70 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट ने अब ऑयल की मूवमेंट और ऑयल प्राइस की गिरावट दोनों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा एक सॉलिड तेजी का रुख इख्तियार किया है। आने वाले समय में मार्केट सपोर्टेड रहेगा ऐसा लगता है। FPI की सेलिंग इंटेंसिटी कम हो रही है, कुछ दिनों खरीदारी भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी तेजी होती हुई नहीं दिखती है, बिकॉज सामने सप्लाई भी बड़ा है। NSE, जियो प्लेटफॉर्म, ये तो 2 बड़े IPO है ही, बट उनके पीछे पीछे गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम और बहुत सारी छोटी कंपनी का सप्लाई है। तो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अभी भी मॉडरेट रखनी पड़ेगी। हाँ, मार्च महीने में विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जो निवेश करने का मौका था वह शायद अब नहीं है। नीलेश भाई, एक और चीज़ इस मार्केट में पिछले कुछ दिनों में जो एक स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो है बड़े प्राइवेट बैंकों में एक प्राइस एक्शन, चाहे वो HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो। और फैक्टर्स भी रहे हैं काफ़ी। HDFC बैंक में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी रहा है पिछले कुछ दिनों में और FI सेलिंग भी कम हुई है। क्या वापस प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप ले रहे हैं इस बाजार की? अनुज भाई, अगर हम देखें FPI की बिहेवियर, प्राइमरी में उन्होंने खरीदारी की, एक भी ऐसा इश्यू नहीं था जिसमें हमें निवेश करना था और हम FPI से कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। सेकेंडरी में जरूर उन्होंने बिकवाली की। दूसरा, उनकी सेलिंग ज्यादातर 10 से 12 लार्ज कैप स्टॉक में थी, जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स भी आते थे। एक समय था जब आपको 20-25 लाख शेयर किसी प्राइवेट बैंक के खरीदने हो, आप ब्रोकर को फोन करिए और वो FPI से ऑफर लेके आ जाता था। आज की तारीख में ऑफर आना कम हो गया है, तो मेरा अनुमान है कि अब FPI की सेलिंग प्राइवेट बैंक्स में रुकी हुई है, कम हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है और इसीलिए हम यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक में मूवमेंट देख रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ता है, नतीजे ठीक आने वाले हैं, NPA का प्रेशर है नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो एक डर था कि इस साल डिपॉजिट क्रेडिट ग्रोथ कहाँ से आएगा बिकॉज लिक्विडिटी इतनी टाइट है, तो वहां पे RBI की FCNR डिपॉजिट, ECB ओपनिंग और बैंक बोरोइंग की वजह से वो समस्या भी हल हो गई है। तो अब लीडरशिप प्राइवेट बैंक्स में रहेगी, बट अगेन मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका अब IT पे नजरिया क्या है? आई मीन पिछले 1 महीना अगर आप देखें, इतना कुछ घटित हुआ है स्पेस में कि पूछिए मत। कुछ मिड कैप कंपनियों द्वारा अपने एसेट्स को एक्वायर करना, डील्स,
फिर एलिगेशंस ये लगते हैं कि डील्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, मीनवाइल एआई रिले का कोलैप्स होना, और ये डिस्कशन सुनना कि नाउ एआई टोकन कॉस्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, आपका डेटा सीक्रेसी के मुद्दे बहुत, अगर आप देखें, जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी आईटी स्पेस पर इस प्राइस पर दूरदर्शिता कहती क्या है नीरज जी? सो वीरू भाई, पिछले कुछ महीनों से हमारा आईटी पे व्यू बन रहा है, बट कोई डेफिनेटिव व्यू नहीं बना है। रोज डेटा आता है, न्यूज आती है, उसको हम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और आज की तारीख में मत यही है कि आईटी क्षेत्र में कुछ विनर होंगे, कुछ लूजर होंगे। जिस कंपनी ने एक्विजिशन किया है वो कोशिश कर रही है कि उसे नए क्लाइंटल मिले, नया स्केल मिले, और कुछ नई तरकीब मिले, नई कुछ टैलेंट मिले। अब ये सक्सेसफुल होगा, फेल होगा, क्या पता, बट एटलीस्ट कोशिश हो रही है। और हमारे यहाँ पे तो कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। सिमिलरली कुछ आईटी कंपनीज एआई रिलेटेड क्षेत्र में काफी जोर से काम कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है। कुछ आईटी कंपनीज इसमें पीछे भी पड़ रही हैं। तो आईटी क्षेत्र अब बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक है। इसमें कुछ कंपनीज निवेशकों को अच्छा रिटर्न देगी और कुछ कंपनीज निवेशकों का पैसा डुबाएगी। बिल्कुल, आईटी पे एक बहुत ही संतुलित सा, अगर आप देखें तो नीरज भाई ने व्यू दिया। अच्छा, हमेशा आपने हिस्टोरिकली, जब भी मैं पिछले 5-7 साल में आपसे बात करता रहा हूँ, स्पेशली लास्ट 5 साल में आपने किसी भी सेक्टर को बाइसेक्ट करके भी कभी कॉल ली है। फॉर इंस्टेंस, आपने रियल स्टेट में ना एक्सपोजर लेके रियल स्टेट, एंसिलरी और होम इंप्रूवमेंट में एक व्यू दिया था नीरज भाई, वो 2021 में बहुत काम कर गया था। ऑटो में पिछले 3 महीने का डिस्कशन ये कहता है कि हम लोग थोड़ा फ्यूल प्राइसेस को लेकर चिंतित हैं, फ्यूल की क्वालिटी को लेकर चिंतित हैं, और इस पूरे 2-3 महीने के अंतराल में ईवी ट्रांजिशन बहुत स्ट्रांग रहा है। हमने फारा से बात करी, तमाम ऑटो कंपनियों से बात करी, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी ईवी की तरफ बढ़ गई है। विद इन ऑटो क्या अपना झुकाव अब इस वक्त उन कंपनियों पे करना चाहिए क्या कि जिनका ईवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है? सो वीरू भाई, मेरे हिसाब से आज की तारीख में ईवी का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो डबल डिजिट में है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सेकंड, ईवी के ऊपर सब्सिडी आज भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर में कई तरीके से एप्लीकेबल है। बगैर सब्सिडी ईवी की कितनी डिमांड रहेगी ये कहना मुश्किल है। तो ऑटो क्षेत्र में हम इस वक्त हाइब्रिड और ईवी दोनों के ऊपर फोकस करके रखे हैं। 2 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ 4 व्हीलर को भी इन्वेस्ट के लिए रूप से देख रहे हैं। और ऑटो कंपोनेंट कंपनी जहां पे एक्सपोर्ट काफी अच्छा शेयर रखता है, उसके ऊपर भी फोकस है। मई के और जून के जो नंबर आए ऑटो सेल्स के, वो काफी अच्छे थे, और बारिश इस वक्त थोड़ी कम हुई है, तो रूरल इकोनॉमी पे उसकी इम्पैक्ट आ सकती है, जिससे 2 व्हीलर सेल्स को इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बावजूद वैल्यूएशन ऑटो शेयर्स के लिए काफी सपोर्टिव है। तो हमें लगता है कि ईवी, हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल, इसकी तुलना के समय बेहतर यही होगा कि आप बॉटम अप स्टॉक के ऊपर फोकस करें। 2 व्हीलर में डिमांड अच्छी है, वहां पे इलेक्ट्रिक एडॉप्शन काफी जोर से हो रहा है। कार में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, डीजल तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, डिमांड अच्छी है जीएसटी कट की वजह से। एक्सपोर्ट्स मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और कमर्शियल व्हीकल में भी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऑटो एज अ क्षेत्र वी आर ओवरवेट। ऑटो स्पेस अभी भी ओवरवेट। देखिए नीलेश भाई, मतलब चांस की बात है, देख मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, फिर निफ्टी डी हाई पर आ गया, एक बार लेकर आइए जरा, और 24,500 एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हम क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद आपके स्क्रीन पर रहते वो लेवल हिट भी हो जाए 24,500 का। तो कहाँ हम 22,180 तक गए थे मार्च में, और कहाँ हम अब 24,500 क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। नीलेश भाई, एक स्पेस जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में प्रेशर आया है, आई डोंट नो आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसमें, लेकिन ये जो एमएनसी इंडस्ट्रियल पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स हैं,
जहां पर एक चाइनीज कंपटीशन का वापस रिस्क आया है, कंसिडरिंग इन स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, इस स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? क्या इस गिरावट में बाइंग करनी है या फिर अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठने का समय आ गया है? सो अनुज भाई, ये सारे स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन थे। अनडाउटेबली सरकार काफी ऑर्डर दे रही है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया के लिए, और इन स्टॉक्स में कुछ टेक्नोलॉजी मोट भी है कि ये जो प्रकार के इक्विपमेंट बनाती है दुनिया में बहुत कम कंपटीशन है। प्लस एआई रिलेटेड डेटा सेंटर की डिमांड भी इस क्षेत्र में आ रही है, तो ये इनडायरेक्ट प्ले हो गया था एआई के ऊपर। अब जब सरकार ने इस क्षेत्र में चाइनीज मैन्युफैक्चरर को एंट्री दी है तो जाहिर है कि कंपटीशन बढ़ेगी, प्राइस की कटौती भी होगी, और जो अनुमान लोगों ने लगाया था कि इस कंपनीज में ग्रोथ आता रहेगा और टर्नओवर एंड प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, उसमें कटौती करने का समय आया है। मेरे हिसाब से इस वक्त इस क्षेत्र में मोमेंटम नेगेटिव है। इनको थोड़ा समय लगेगा सेटल होने में। अगर खरीदारी करनी है तो गिरती छुरी पकड़ने जैसा काम होगा, धीरे धीरे करना और थोड़े ओवर पीरियड ऑफ टाइम करना। बिल्कुल। एक और स्पेस नीलेश भाई जो थोड़ा सा यहाँ पर अब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, खासतौर से एक्सचेंजेस। इस स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? सो ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है। ऑब्वियसली अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो एक बहुत बड़ा प्लेयर कैपिटल मार्केट सेगमेंट में लोगों को मिलेगा, एंड वहां पे हो सकता है कि अलोकेशन लोगों को डिवर्सिफाई करना पड़े। तो मेरे हिसाब से इसमें आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी पकड़ के निवेश करिए। ये गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है निवेश करने के लिए। अच्छा नीलेश जी, अभी आते हैं कि स्पेस पे जिसने इस पूरे स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में पिछले 3 महीने के सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है फार्मा। फार्मा में आप किसी भी स्क्रिप्ट को निकालिए, स्पेशली सीडीएमओ प्लेयर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और उससे भी ज़्यादा एग्रेशन इस बार आपको हेल्थ केयर स्पेस में नजर आएगा, जहां हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑलमोस्ट अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या रीडिंग कह रही है आपकी इस बात? सो वीरू भाई, इस क्षेत्र में हम काफी समय से बुलिश हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में हमने अस्पताल हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स काफी समय से रखे हुए हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो बहुत सारे लोगों का वीडियो आपको मिलेगा जो इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से कोई नर्स आई थी अपने न्यू ऑपरेशन के लिए इंडिया में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारी अस्पताल दे रही है उसकी कदर दुनिया में होने लगी है। इस सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की वजह से लोग ट्रीटमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनका स्पेंडिंग एक्टिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ेगा, और कंसोलिडेशन की वजह से जो मॉम एंड पॉप नर्सिंग होम्स है वो धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ तब्दील हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज क्षेत्र, लार्ज हॉस्पिटल्स को सभी चीजों का फायदा मिलेगा। वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाई है, बट ग्रोथ की पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा है। तो इसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड इसमें ओवरवेट कई सालों से चला रहा है। ओके नीलेश भाई, एक पॉसिबली आखिरी सवाल मेरी तरफ से। इस समय अगर एक 5 से 6 साल का व्यू लेना हो, कोई एक थीम जिसमें आप लमसम बड़ा पैसा डालने की वकालत करेंगे? सो अनुज भाई, मैं ग्लोबल डिफेंस पोर्टफोलियो पे 5 साल के व्यू से निवेश करने की बात करूंगा। दुनिया भर के देश अपने डिफेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने $800 बिलियन का डिफेंस इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया। सारे देश यही कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। गिफ्ट सिटी में आपको एलआरएस के जरिए ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं जहां पे आप इंडियन और ग्लोबल दोनों डिफेंस कंपनी में निवेश कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से डिफेंस एक बहुत बड़ी थीम बनेगी। अगर आप इंडिया में निवेश करें तो भी सही है, बट अगर आप एक ग्लोबल पोर्टफोलियो बना सके गिफ्ट सिटी के एलआरएस रूट के जरिए, मेरे हिसाब से वहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अभी अवेलेबल है इंडियंस के लिए वाया गिफ्ट सिटी यस, और फंड्स हैं आपके हिसाब से जहां पर इनफ लिक्विडिटी यस, है? यस। ओके, लेकिन एलआरएस के थ्रू करना होगा उसमें। एलआरएस के थ्रू करना पड़ेगा अनुज पे। अनफॉर्चुनेटली अब वो $7 बिलियन की जो म्यूचुअल फंड की लिमिट है उसमें 2014 से कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, तो वो पूरी लिमिट भर चुकी है। अदरवाइज इस प्रकार के फंड हम म्यूचुअल फंड में भी दे पाते। ओके, और ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं? अ, अ, अनुज भाई, इसमें एक जो फंड है वो कोटक ऑफशोर का है। इसे हांस ईटीएफ के नाम से जाना जाता है, हांस ग्लोबल डिफेंस ईटीएफ। इसमें 70% ग्लोबल स्टॉक से 30% के आसपास इंडियन स्टॉक है। ये आप जब एलआरएस इन्वेस्टमेंट के जरिए करिए तो वो एक अवेलेबल है। वैसे ही कई अलग प्रकार के डिफेंस ग्लोबल डिफेंस ईटीएफ अवेलेबल है। आपको अपने एडवाइजर को पूछना पड़ेगा कि कौन से ये ईटीएफ्स अवेलेबल है या फंड अवेलेबल है। एंड ये जो आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करें तो ऑनलाइन भी कई वेबसाइट अवेलेबल है जहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल पाएगी। ओके, चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आप जुड़े और एक और माइलस्टोन निफ्टी पर करीब करीब 24,500 का। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और Q1 अपडेट्स की बात करते हैं। कुछ हीरोज़ कुछ ज़ीरोज़, नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हीरो के साथ शुरुआत करते हैं। टाइटन काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे Q1 का अपडेट आते हुए दिखा है। कंज्यूमर बिजनेस देखे तो 41% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, ज्वेलरी में 39%, वॉचेस 23%, आई केयर में भी 23% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। इनफैक्ट इमर्जिंग बिजनेसेस देखे तो 19% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक कारोबार में 37% की ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस भी पीछे नहीं है, 128% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 77 नेट नए स्टोर्स खोले, जिसमें से ज्वेलरी के 33 स्टोर्स है और जो वॉचेस सेगमेंट है वहां पर 34 स्टोर्स इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन काफी स्ट्रॉन्ग रही थी। अक्षय तृतीया की जो सेल्स थी और डिमांड थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। और जो कॉइन्स में डबल डिजिट की ग्रोथ का मोमेंटम है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर बरकरार है। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप आते हुए दिखा है। काफी पॉजिटिव यहाँ पर ब्रोकरेज व्यू आपको नजर आएगा। लेकिन इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक जहां पे कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है Q1 के अपडेट के बाद, कल्याण ज्वेलर्स 38% की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें इंडिया की तो सिर्फ 28% आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कारोबार भी देखें तो 35% की ग्रोथ दिखेगी। वहीं टाइटन का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इंटरनेशनल का कारोबार भी। टाइटन ने 77 नए स्टोर्स खोले, ज्वेलरी में 33, वहीं कल्याण ने सिर्फ 17 नए स्टोर्स इस क्वार्टर में खोले हैं। तो कमजोर क्वार्टर आया कल्याण का और वही इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक और स्टॉक फोकस में है जुबिलेंट फूडवर्क। यहाँ पर भी ब्रोकरेज की तरफ से थम्स अप आते हुए नजर आया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो 14% की ग्रोथ आपको वहां पर नजर आएगी। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ में 9% की बढ़त वाई आधार पर आती हुई दिखी है। डोमिनोज इंडिया का जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो 2.5% है। काफी क्वार्टर के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में इंडिया डोमिनोज में 58 नए स्टोर्स जोड़े कंपनी ने और पूरे ग्रुप ने करीबन 76 नए स्टोर्स इस क्वार्टर आते हुए नजर आए। मार्जिन पर रहेगी नजर जब नतीजे आएंगे। हालांकि ट्रेंड यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 22-23% भाग चुका है, लेकिन कमजोर प्रदर्शन Q1 में 19% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई नजर आई है। अनुमान था 20 से 22% के आसपास का। 20 नए स्टोर कंपनी ने खोले। वेस्ट साइड का टारगेट FY27 का 50 नए स्टोर का है, लेकिन इस क्वार्टर में सिर्फ एक नया स्टोर खुला है। तो आने वाले 3 क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जूडियो के कंपनी ने हालांकि 19 स्टोर खोले हैं इस क्वार्टर में। लेकिन रेवेन्यू ट्रेंड देखें तो नॉर्मली Q1 में 19% की ग्रोथ पिछले साल भी थी, इस बार भी 19% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। Q2 और Q3 थोड़ा कमजोर रहता है, 17% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में थी। हालांकि Q4 के बाद स्टॉक भागा था क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिखी थी और 20% ग्रोथ रही थी। तो अब नजरें इन सब के मार्जिन्स पर। शुक्रिया नूपुर इन सभी स्टॉक से प्रकाश डालने के लिए। टाइटन, जुबिलेंट फूड्स और बात हुई यहाँ पे ट्रेंड की। Q1 अपडेट्स
मार्केट से डे हाई निफ्टी ने 24,500 के पैच को हिट किया। निफ्टी IT 750 अंकों पर। राजेश पाल वे एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी इंडस्ट्रीज की, निफ्टी IT डिलीवर करता हुआ आज क्या चीज कर रहे हैं आप स्टॉक्स में आज इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए बिल्कुल आज निफ्टी को जो सपोर्ट मिला है वो निफ्टी IT से ही मिला है। सारे IT स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में आज बनते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम इसके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी IT का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। बट ये एक पुल बैक है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी IT और निफ्टी IT के स्टॉक्स हमने आते हुए दिखे थे, तो वहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक जरूर बना है। बट जिस तरीके से निफ्टी अब 24,500 जो कि अब मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है उसके आसपास ट्रेड कर रही, तो हमें लगता है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा थ्रू आउट द डे। क्या हम 24,500 को यहाँ पे डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट बनता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती, जो कि निफ्टी को फर्दर 24,650 24,700 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो ये एक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों में जो बिल्टअप देखने को मिला था कॉल्स राइटर्स का, वो इसी स्ट्राइक पे मेजरली एक्टिविटी देखने को मिली है। तो ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट द डे। बट ऑन द डाउन साइड अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए हायर साइड पे। हमें लगता है 24,350 जब तक अब इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स माइनर डिक्लाइन में बाय ही करके ट्रेड करना चाहिए निफ्टी ट्रेडर्स को। और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये फर्दर आगे की तरफ 24,700 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 58,700 ये लेवल है। जब तक वो नहीं निकाल पाता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है बट PSU बैंकिंग बास्केट अभी भी यहाँ पे एक प्रेशर एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है 58,000 से लेके 58,700 ये एक रेंज रहेगी कुछ समय के लिए। बट यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो को देखें तो वो भी एक अच्छे मोमेंटम में देखने को मिली है। तो हमें लगता है यहाँ पे TVS मोटर को फोकस में रखा जा सकता है। ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि मई 2026 के थे उसको अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे TVS मोटर में एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 3850 से 3900 तक की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, 3900 की तरफ। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3660 के आसपास। वही हमें लगता है जो दूसरा एक सेक्टर अच्छे मोमेंटम में उसमें EMS थीम से PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 580 जो कि इसका एक सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अगर ये 580 के ऊपर अब बना रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 620 630 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होंगे करीब 570 के आसपास। ओके, चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। निफ्टी 24,500, जी हाँ 24,500 अब क्रॉस कर चुका है और उसके ऊपर टिक रहा है। और जैसे जैसे कॉस्पी गिर रहा है निफ्टी बढ़ रहा है। कॉस्पी अब 8% नीचे हो चुका है, लेकिन निफ्टी में ज़बरदस्त मोमेंटम है। और ये देखिए कॉस्पी 8% नीचे। 22 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी 24,500 के ऊपर आया। जी हाँ 22 अप्रैल के बाद, तो पूरा मई निकल गया, पूरा जून निकल गया और जुलाई का ऑलमोस्ट पहला हफ्ता। चलिए इस शो को यहीं समेट रहे हैं। इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।